Hello everyone. Today we will be going to discuss thermodynamic processes because in the previous discussions we have already gone through the basics of thermodynamic processes एंड हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में जो डिफरेंट स्टेट्स हुआ करती है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से जब हम किसी दूसरी स्टेट को अचीव करते हैं बाय मूविंग थ्रू अ पाथ दैट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये वर्टिकल हो सकता है, ये या फिर ये इंक्लाइंड हो सकता है, किसी कर्व में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। So we have gone through this discussion earlier. So when one or more of the thermodynamic properties of a system changes, then it is known as the thermodynamiक प्रोसेस। यहाँ पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये कर्व को रिप्रेजेंट किया है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ प्रेशर में वेरिएशंस हो रहे हैं और कुछ वेरिएशंस वॉल्यूम में भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। जबकि ये प्रैक्टिकल आपको अगर हम डिस्कशन करें तो ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपने यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई किया है। बिकॉज ऑफ दिस ये वॉल्यूम जो V1 था अब इसमें कंप्रेशन हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वॉल्यूम V2 तक आ गया है डिक्रीज होके। और इसी दौरान आपने क्या देखा कि इनिशियल प्रेशर वाज अराउंड दिस और ये आपका फाइनल प्रेशर कुछ यहाँ पर आ गया है। तो प्रेशर में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है और आपका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू that we may absorb from this figure. Okay, there is a change of state of the system that happens in the thermodynamic process. This change of state of a system is referred to as the thermodynamic process. Okay, so these are related to the definitions of the thermodynamic process. Now we talk about the thermodynamic process. In detail, we have already gone through the basic understanding of reversible and irreversible processes. ठीक है, in my previous videos you may get the fundamentals about the differences and the basics about the reversible and irreversible processes. बट स्टिल नो इश्यूज। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पॉइंट से दूसरे स्टेट पॉइंट को आप अचीव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। ओके, और अगर आप उसी पाथ के थ्रू वापस से अपने इनिशियल पोजीशन को अचीव कर सके, इनिशियल पॉइंट को स्टेट पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज दी रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका जो स्टेट पॉइंट ए है उस स्टेट पॉइंट से आप स्टेट पॉइंट बी पर पहुँचते हैं किसी एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। ठीक है, और अगर हम किसी और प्रकार से वापस से बी से ए को हम अचीव कर लेते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, देन वी विल से इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं फिर भी हम एग्जैक्टली इसको अचीव कर लें तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, बट एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हल्का फुल्का वेरिएशन आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलता है। तो ये जो कर्व है एक्स और वाई के बीच में रिप्रेजेंटेड है, वो कोई भी डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सो हियर दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जहाँ पर ये कर्व यहाँ से इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है। अगर हम बहुत बेसिक बात करें तो ये एक्चुअली आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम इसकी बात करते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लैक लाइन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये जो ग्रीन लाइन है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के काफ़ी नज़दीक होने की कोशिश कर रही है बट एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर डेफिनेटली नॉट एग्जैक्टली दी रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका जो ब्लैक कर्व है वो आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ग्रीन कर्व है ये डेफिनेटली आइसोथर्मल कर्व आइडियल नहीं है, ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कर्व है। तो जो आइडियल आइसोथर्मल कर्व होता है उसके लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आप लोगों ने अपनी बेसिक स्कूलिंग में इसे पढ़ा है कि पी वी इज इक्वल्स टू पी वी बाय
टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ये आपने पढ़ा है फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, तो वहीं से आप इसको डिस्कशन में ला सकते हैं कि ये जो आपका प्रोसेस है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन फ्रूटफुल हो सकती है और अचीव की जा सकती है। जबकि यहाँ पर ये वेल रिलेटेड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर की कांस्टेंट होने को आप एग्जैक्टली बिहेव को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। द प्रीफिक्स आइसो इज यूज टू डिस्क्राइब कांस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोसेसेस। कोई भी प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो सकती है और उसको हम आइसो प्रीफिक्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। लाइक आइसोथर्मल प्रोसेसेस जो हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आइसो फॉर थर्मल इस इट मीन्स द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइसोबारिक, बारिक is for pressure, so this is a constant pressure process. Isochoric, this is for volume, so constant volume process. Okay, reversible and irreversible processes. So a process is called a reversible process if it can be completely reversed and the system and the surrounding come back to its original states. जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, these type of processes are known as the reversible processes. एंड अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड, हम इनको एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रूफ यहाँ पर हमको दिख रहा है। ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन में आपको कोई इंसिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, कुछ गैप दिख रहा है, और किसी किसी पॉइंट पर नो डाउट ये बिल्कुल मैच कर रही हो, बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट मैचिंग द प्रीवियस ब्लैक लाइन। ओके, सो एग्जैक्टली रिवर्स हम इनको नहीं कर सकते, एंड द सिस्टम कैन नॉट बी ब्रॉट बैक to the initial state without leaving a net change in the surrounding is called irreversible process. इसका मतलब क्या है नेट चेंज इन सराउंडिंग? कि मतलब अगर आपने कहीं पर ऐसा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम भी अटैच किया कि ये किसी प्रकार से वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन को अचीव कर ले, तो डेफिनेटली इसको ऐसा करने के दौरान आपको सराउंडिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे और उससे सराउंडिंग में कुछ चेंज हो जाएगा। और इसको हम पहले बहुत क्लियर डिस्कशन में हम ला चुके हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, या फिर मैं डब्ल्यू कहूँ तो डब्ल्यू ऑफ द यूनिवर्स इज़ इक्वल टू द डब्ल्यू ऑफ सिस्टम प्लस डब्ल्यू ऑफ सराउंडिंग। मतलब वर्क डन बाय द यूनिवर्स इज इक्वल टू वर्क डन प्लस सिस्टम, वर्क डन ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑफ द सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है? और लॉजिकली देखा जाए तो ये यूनिवर्स का जो वर्क है आपको ये ज़ीरो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम ने कुछ वर्क किया है तो वो किसके ऊपर किया है? वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है। तो अज्यूम करते हैं ये प्लस 10 किलो जूल वर्क है, तो जो रिमेनिंग वर्क है आपका सराउंडिंग वाला, वो मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल होता है और डायरेक्शन में इसके अपोजिट होता है, मतलब ये माइनस 10 किलो जूल होता है। और अगर आपको कुछ ऐसा इसके अलावा कुछ करना पड़ा है वर्क टू मेक इट reversible, then definitely it is not a reversible process. Okay, this is very important diagram which will clear your fundamentals about the different thermodynamic processes on PV curve. तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट कर्व्स हैं उनको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, और इसको हम एक बहुत ही बेसिक इस रिलेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप देखेंगे कि आपके ये कर्व आपको अचीव हो जाएंगे। सो इन फर्स्ट केस वी टेक इट एज फॉर प्रोसेस 1 to 2, टेक n इज इक्वल टू 0। यू ऑल नो दैट व्हेन एनी वेरिएबल हैव पावर 0, द वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू 1। सो p इंटू वी टू द पावर 0, it means p into v to the power 0, it means p into 1, it means p equal to constant. So this is a isobaric process. Okay, so I hope it is clear. P into v to the power 0 is equal to 1, so p into 1 is equal to constant. So in that case what you may say, pressure is equal to constant. तो ये constant pressure process है, isobaric process जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जब नेक्स्ट वाला केस आता है, p इक्वल, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो p इंटू वी टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉट 0, आई एम सॉरी, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो p
into v to the power 1 is equal to constant, it means it is PV equal to constant, and in that case you will find this is a isothermal process. We have also discussed in the previous slide about this. Then the next one is the PV to the power gamma is equal to constant, where n is equal to gamma. And what is gamma? Gamma is nothing but the ratio of two specific heats, Cp by Cv. Okay, and you all know the value of gamma ranges between say 1.3 to 1.4 to 1.67. Okay, so by this in this range the gamma exists for multi-atomic, biatomic and monoatomic gases. ओके, तो ये आपका इस रेंज में जो जब n की वैल्यू गामा की इक्वल हो जाएगी तो आपका ये जो प्रोसेस होगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और ध्यान रखें यहाँ पर एक और डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, all the reversible adiabatic processes are known as the isentropic processes। और ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी होते हैं कि इन सभी में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। सो डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज, और यू में से एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इनको हम आइसेंट्रोपिक कहते हैं, आइसो एंट्रोपिक। सो दैट्स वाई आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज द एफ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, as this is shown in this curve, this process. So PV to the power infinity is equal to 0, where P will be negligible in compared to the power we have. So in that case only V will be equal to constant, as P is negligible because it is in comparison with the volume of infinity size. So we will say volume is equal to constant here for isochoric process. Okay, so by this we may get the fundamental about the thermodynamic process. Okay, then this is about the thermodynamic cycle, and this also tells about the very important discussion जब बहुत सारी processes इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि वो एक साइकिल को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर ये साइकिल क्या है थोड़ा सा समझते हैं। साइकिल का मतलब ये है कि एक प्रोसेस से 1 to 2 इज़ अ प्रोसेस, और 2 से ही जो आपका फर्स्ट प्रोसेस का एंड पॉइंट था वहीं से कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो 3 तक पहुंचता है, और 3 से स्टार्ट हुआ प्रोसेस आपका 4 तक पहुंचता है, और 4 से आप जब स्टार्ट होते हैं तो आप पॉइंट नंबर 1 पर पहुंचते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था पॉइंट नंबर 1, आप इनिशियल पॉइंट पर वापस से आ गए हैं। सो इन दैट टाइप ऑफ केसेस वी विल टॉक अबाउट दैट this is a thermodynamic cycle. So when number of processes in sequence bring the system back to its initial state, then the system is said to have undergone a thermodynamic cycle. Okay. The change in value of any property is zero for a cyclic process. ये बहुत ही important है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है उनकी वैल्यू में जो वेरिएशन होता है वो ज़ीरो होता है। सो बाय दिस फंडा वी में से द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बिकम ज़ीरो फॉर एनी थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के लिखा है, सेम आप टेम्परेचर के लिए कह सकते हैं, सेम आप एंट्रोपी के लिए कह सकते हैं, सेम आप एंथैल्पी के लिए कह सकते हैं। So for all the thermodynamic properties, the cyclic integral will be 0 for a cyclic process. Okay. Then we need to talk about the thermodynamic equilibrium. Before studying about the thermodynamic equilibrium, हमें कुछ important चीज़ को जानना ज़रूरी है। So a state is in thermodynamic equilibrium, it is not capable of a finite spontaneous change to another state. पहले हम दूसरे भी कुछ इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है एग्जैक्टली? तो व्हेन अ सिस्टम इज इन कांटेक्ट विद इट्स सराउंडिंग अक्रॉस अ डायथर्मल वॉल, एंड इफ देयर इज नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
हमने एक सिस्टम को ऐसे अटैच कर रखा है कि वहाँ पर होने वाले जो टेम्परेचर में कोई आपको वेरिएशन नज़र नहीं आता है जब बहुत सारी बॉडीज़ या कोई भी दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती है। ठीक है, तो जब उनके टेम्परेचर में वेरिएशन ना हो तब आपको थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई अगर ये कहे कि थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको हीट ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है या फिर यू आर हैविंग ज़ीरो हीट ट्रांसफ़र, सो नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. The correct answer is the net heat transfer is equal to 0. So I may say for two different bodies that Q in is equal to Q out. Okay, so if there are two bodies which are in thermal equilibrium, will definitely have the same temperature. So a body A and body B. So in that case, you are telling the heat transferred by A to B is exactly equal to the heat transferred by B to A. So in that case, Q in is equal to Q out. You will never have heat transfer is equal to 0 if the temperature is same. You will always have the net heat transfer is equal to 0 in the thermal equilibrium condition. Okay. Similarly, you have already probably discussed or studied earlier the topics of mechanical equilibrium, where all the forces acting at some body are in equilibrium. That may be understood by the, say this is the body A, and which is having a force in exactly opposite direction with the same magnitudes. Okay, so no force applicability is there. डेफिनेटली फोर्सेस जो है सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उनके अप्लाई होने के बावजूद सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं. सिमिलरली आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ रखा है, जहाँ पर आप देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ओके, और किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के बाद में आपको ये मिलने लगता है कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो बाय दिस यू में ऑल्सो टॉक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम. Now we need to talk about the very important discussion of today, and that is quasi-static process. Quasi-static process क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं by this diagram, और फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है. Quasi-static process is one in which deviation from equilibrium is infinitesimally small. आप यहाँ पर जो इन एक्विलिब्रियम से डेविएशन की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा है. इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. ओके, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्चुअली. ऑल दी स्टेट्स through which a system passes during a process can be considered as a succession of equilibrium states. तो बहुत सिंपल सी बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अज्यूम करते हैं पॉइंट A टू पॉइंट B आपको मूव करना है, और पॉइंट A टू B में मूवमेंट जो आप कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ से मूवमेंट देखते हैं तो उसे यू टॉक अबाउट कि यहाँ पर डेविएशन बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ही प्रॉपरली विजिबल है, और मैं कहूँ कि जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10 मीटर्स है. 10 मीटर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, और इस स्टार्टिंग पॉइंट के पास में आपने एक और लाइन, सो दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 1. तो इनिशियल पॉइंट और पॉइंट नंबर 1 के बीच में अगर आपने बहुत कम गैप रखा है, वेरी स्मॉल गैप, जिसको मैं अगर डिस्टेंस में मेज़र करूँ तो इट इज़ अराउंड 1/10 और 1/100 ऑफ द मिलीमीटर, देन यू विल से दिस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द 10 मीटर्स. ओके, सो इन दैट केस हम डेफिनेटली ये डिस्कशन करेंगे कि जब बहुत ही नज़दीक के पॉइंट्स की बात करते हैं हम, तो हम ये कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें इतना कम गैप है कि जिसको हम नलीफाई एज्यूम कर सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं. तो हम पॉइंट नंबर 1 पर भी ये कह सकते हैं कि हम लगभग इनिशियल पॉइंट के पास में ही हैं. तो ऐसी ही स्टेट जनरेट होती है जब हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं. इसी बात को मैं दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर ये क्या है, दो स्टॉप्स लगे हुए हैं और आपने पिस्टन अटैच कर रखा है, और पिस्टन में गैस यहाँ पर फिल है,
और अभी ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है। ओके। और यहाँ पर अभी कुछ वेट रखे हुए हैं। जो वेट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप्स में है। अज्यूम करते हैं द टोटल वेट इज़ अराउंड 10 किलोग्राम्स। बट अगर मैं सिर्फ एक सिंपल स्लैब की बात करूँ तो इट इज़ 1000 ऑफ दी 10 किलोग्राम, और 10,000 ऑफ दी 10 किलोग्राम। सो 10 किलोग्राम्स ओवर 10,000, तो आपका एक जो स्लैब है वो कितना बन गया है, दैट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम्स। तो 1 ग्राम की एक स्लैब है। तो अब अभी आपने यहाँ पे 10,000 स्लैब्स रखी हुई है तो टोटल वेट जो है आपका वो 10 किलोग्राम के अकॉर्डिंग हो रहा है। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़, अभी ये कंप्रेस्ड गैस है और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी है और कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है। ठीक है, हमें इस फाइनल पोजीशन तक पहुँचना है। ठीक है, और इस फाइनल पोजीशन तक पहुँचने के कई सारे तरीके हैं। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सारा का सारा वेट एक साथ हटा लीजिए। सो दिस इज़ द वन फर्स्ट वे। अनदर वे इज़ आप कुछ स्लैब्स को एक साथ रिमूव करें। और एक जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो हमारा फंडा है, वो हमारा टेक्निक है कि हम स्मॉलेस्ट पार्ट को, जो कि इक्वल हैं सारे के सारे, 1 ग्राम की स्लैब को हम एक एक बार में यहाँ से रिमूव करेंगे। एंड व्हाट वी विल सी कि ये जो आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुँचने में इसको 10,000 ब्रेक्स इसको पार करने हैं, क्योंकि हमने 1 ग्राम हटाया तो फिर ये यहाँ कहीं पहुँचा। और ऐसे करते 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 ये जो है आपका ये पिस्टन फाइनली इस फाइनल पोजीशन को अचीव करेगा। तो इस डिस्टेंस को हम लगभग 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब अज्यूम कीजिए कि हमने पहला एक स्लैब हटाया जो कि 1 ग्राम का है, तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू है और जो हमें अचीव होगा इसके बहुत नज़दीक, तो इसको मैं किसी और तरीके से आ, तो इसके नज़दीक, बहुत नज़दीक जो स्लैब कुछ होगा वो इसके बहुत नज़दीक होगा। तो आप यहाँ पर ये डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि आपका ब्लू जो ग्रीन कलर जो स्टार्टिंग पॉइंट था और अभी जो मरून कलर है ये अभी आपका फाइनल पॉइंट है, इनमें कोई चेंज है भी या नहीं। तो इन दैट केस जब आप ऐसा कह पाएँ कि इनिशियल और फाइनल स्टेज में कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपस में अपनी इनिशियल और फाइनल, अभी मैं फाइनल यहाँ पर F1 कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ दी फर्स्ट फाइनल, और ऐसे करके आपकी 10,000th फाइनल पोजीशन पे आपको ये फाइनल पोजीशन अचीव होगी। तो इनिशियल और फर्स्ट जो क्वासिस्टिक प्रोसेस की जो फाइनल पोजीशन है इसमें आपको कोई गैप नज़र ही नहीं आता है। तो इन दैट केस व्हाट यू मे से कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज दी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और ऐसा ही हम पीवी कर्व में भी यहाँ पर समझ सकते हैं। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है और आपने एक पर्टिकुलर कर्व को 1 to 2 को ब्रेक कर दिया है मल्टीपल, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, जिसको हम एग्जैक्टली अगर रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि इतने नज़दीक हैं कि इनमें कोई वेरिएशन आपको नज़र ही नहीं आता। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज दी क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। ठीक है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? इनको हम यूज़ करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को रिवर्सिबल प्रोसेसेस में कन्वर्ट करने के लिए। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि दुनिया में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं प्रैक्टिकली वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। और हम जब किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो उसकी इक्वेशन, उसकी जो कर्व्स हमारे पास एग्जैक्टली नहीं होते हैं, बट उससे मिलते जुलते कर्व्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए जो हैं, या वो कांस्टेंट प्रेशर हो, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो, या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो। तो इन प्रोसेसेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस मिलते हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल प्रोसेसेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को भी हम कैलकुलेट कर पाएँ विदाउट डिस्कसिंग एवरी स्टेप कैलकुलेशन, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाए, ये कब हो पाएगा? जब हम इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को अज्यूम कर लेंगे कि ये भी काफ़ी हद तक रिवर्सिबल प्रोसेसेस के नज़दीक है। और वो क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हम इस क्वासी स्टैटिक
क्वासी स्टैटिक अप्रोच के थ्रू उसको किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प ले सकते हैं। बात समझ में आ रही? सो इन दैट वे वी विल यूज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस टू सिंप्लीफाई आर thermodynamic problems. Okay, so this is all for today. Thank you very much.